Hello everyone, welcome to Scholar Plus. My name Grace and let's dive into the today's top current affair for यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे। और आज जो हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से कुछ है निस्तार, कुछ डिफेंस रिलेटेड निस्तार, पृथ्वी, अग्नि, एज वेल एज कुछ पीएम मोदी जी ने कुछ नई स्कीम लॉन्च करी है उसको डिस्कस करेंगे। कुछ बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एज वेल एज डिफेंस और अदर एरियाज। So let's start first with the national news. पीएम मोदी धन्य कृषि योजना लॉन्च। पीएम मोदी जी ने एक नई कृषि योजना लॉन्च करी है जिसके तहत वो क्या कर रहे हैं कि दे गवर्नमेंट मर्ज 36 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इनटू द सिंगल फ्लैगशिप एनुअल आउटले ऑफ 24,000 करोड़ रुपीज फॉर 6 ईयर। ये क्या कर रहे हैं, 26 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको एक में मर्ज कर दे रहे हैं और जिसका जो एनुअल आउटले रहेगा वो 24,000 करोड़ रुपीज रहेगा फॉर 6 ईयर के लिए। इनका जो मेजर फोकस एरिया है वो है 1.7 करोड़ फार्मर, स्पेशली इन द 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। जितने भी 1.7 करोड़ फार्मर है जो कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, जो कि ज़्यादा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, उस रीजन में इनका ज़्यादा फोकस रहेगा कि वहाँ पे इस मनी का ज़्यादा सप्लाई रहे और उनको हेल्प मिले इन द क्रॉप को खरीदने में और वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू प्लांट सर्वाइवल, प्लांट प्रोपगेशन, प्लांट जो भी प्रोसीजर रहेंगे उनके कंप्लीट प्रोसीजर में। जो मेन गोल है वो क्या है कि स्ट्रेंथनिंग द पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि हम फसल तो उगा देते हैं लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया रहती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मेंटेन देयर क्वालिटी एंड मिनिमाइज लॉसेस एंड इंश्योर एफिशिएंट डिलीवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इस स्टेप के। उनकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है बहुत ज़्यादा जरूरी है और टेम्परेचर को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरत है। क्लाइमेटिक कंडीशन को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। प्रमोट इरिगेशन एफिशिएंसी, सिंचाई भी उसमें ज़्यादा अच्छे से हो, ये इसका भी ध्यान दिया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो क्योंकि अभी हम पेस्टिसाइड वगैरह यूज कर देते हैं तो इट में हार्म टू द प्लांट एज वेल एज अदर क्रॉप कैपेबिलिटीज ऑल्सो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ये भी करेंगे। एक्सेस टू क्रेडिट, जो भी क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी एक्सेस अभी तो उनको नहीं मिलते हैं वो भी दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा डबलिंग द फार्मर इनकम। इससे क्या होगा, फार्मर की जो इनकम होगी वो डबल होगी, ऐसा इनका कहना है। एंड एडवांसिंग द आत्मनिर्भर भारत, और ये एक नई प्रक्रिया है टुवर्ड द आत्मनिर्भर भारत के लिए। एट लास्ट इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है रेदर देन डिपेंडिंग अपॉन द अदर कंट्रीज। उसके लिए हमें आत्मनिर्भर होना काफी जरूरी है और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है गवर्नमेंट का। आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कि पीएम मोदी इनॉग्रेटेड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन बिहार। मोतिहारी में मोदी जी गए थे, उन्होंने वहाँ पे 7,200 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जो कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट किस एरिया में करेंगे, अर्बन रिन्यूअल के एरिया में अर्बन को और ज़्यादा रिन्यू करेंगे, उसकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे, हाउसिंग को इम्प्रूव करेंगे, रोड और रेलवे की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे। पार्ट ऑफ विकसित भारत मिशन, ये एक पार्ट है विकसित भारत मिशन का। और फॉर इक्विटेबल एंड रिजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट, और ये काफ़ी ज़रूरी भी है कि अर्बन का डेवलपमेंट होना और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्बन के साथ साथ में रूरल एरिया भी जो रह गए हैं उन पे भी फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्बन तो एटलीस्ट फिर भी थोड़ा डेवलप है रूरल से, पर रूरल काफ़ी ज़्यादा अनडेवलप रह जाते हैं जहाँ पे लाइट की कनेक्टिविटी नहीं रहती, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं रहता है, प्रॉपर रोडवे एंड कनेक्टिविटी नहीं रहती है। वहाँ पे भी प्रोबेबली ये स्कीम वर्क करेगी। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड ओवर 7,200 करोड़ वर्थ ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बिहार इंक्लूडिंग न्यू रेल लाइन चेंज हो जाएंगे, मॉडर्न रोडवेज सिस्टम भी इंप्रूव होंगे, इन्हांस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इंप्रूव करेंगे। फिशरीज इनिशिएटिव, फिशरीज के लिए भी इनिशिएटिव है और हाउसिंग एंड स्कीम। ये जो स्कीम है ये क्या करेंगे, उनकी बूस्ट करेंगे कनेक्टिविटी को स्टेट टू स्टेट एज वेल लेवलीहुड, जो उनका लेवलीहुड है डेली रहना और खाना पीना जो है उसको भी इम्प्रूव करेगा, एज वेल एज अर्बन ग्रोथ, अर्बन की ग्रोथ को भी इम्प्रूव करेगा इस स्कीम से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी का टाइम का प्रोजेक्ट हो सकता है फॉर फ्यूचर रेस्पेक्टिव। आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कि ट्रेनिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
से क्या कहना है कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेज न्यू फ्रेमवर्क टू मॉडर्नाइज एंड स्टैंडर्डाइज सिविल सर्विस ट्रेनिंग। तो सिविल सर्विसेज की जो ट्रेनिंग होती है, जो भी रिक्रूट हो जाते हैं उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उसको कैसे कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करें, कैसे उसको ईजियर करें, कैसे ऑल स्टेप हम ईजी करें। तो कहना क्या है इनका एट लास्ट कि दिस रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, सो उनको कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, जो उन्होंने अभी लॉन्च किया है, जो न्यू स्कीम लॉन्च करी है उसके थ्रू। मेक असेसमेंट क्लियर, उनके जो असेसमेंट होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए, जो भी गोल होने चाहिए वो काफी क्लियर होने चाहिए। एंड हेल्प ट्रेनर एंड ट्रेनिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड बिहेवियर। सो क्या करेंगे कि इससे क्या होगा कि जो उनके ट्रेनी हैं और जो ट्रेनर है वो ज़्यादा फोकस कर पाएंगे इंपॉर्टेंट स्किल्स पे rather देन टेकिंग केयर ऑफ अदर थिंग्स। सो वो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे और स्किल ऑफ बिहेवियर्स पे इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSC STI 2.0 on Friday, marking a significant step forward in strengthening the India civil service training ecosystem to टू बिल्ड फ्यूचर रेडी सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विसेज। मतलब कि एट लास्ट इनको एज ए आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन के एट लास्ट सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विसेज ही करनी है, क्योंकि सिटीजन के साथ ही इनको ज़्यादा कोलैबोरेशन में वर्क करना है, उनसे ही उनके साथ में ज़्यादा कनेक्टिविटी इनकी होनी है। सो इनकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि सिटीजन सेंट्रिक, मतलब इनके जो क्षेत्र से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, वहाँ के लोगों को लेके इनका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए, काफ़ी डेवलपिंग एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो यही कहना है इस ट्रेनिंग का कि वो इस एरिया में वर्क करेंगे। एज वेल एज आज की जो चौथी न्यूज है, BMRCL बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड गेट न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। सो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो कहना है कि डॉक्टर जे रविशंकर अपॉइंटेड एज अ बेंगलुरु मेट्रो रेल न्यू MD। तो इनको बेंगलुरु के मेट्रो के नया MD की तरह अपॉइंट किया गया है। और रिप्लेसिंग द महेश्वर राव, तो इनको अभी रिप्लेस कर दिया गया है। और इनका जो पहला जो चैलेंज ये एड्रेस करने जा रहे हैं, कंसर्निंग विद द फेयर। तो फेयर के साथ में कुछ इनका कंसर्न रहेगा, उसको अभी या तो मॉडराइज करेंगे। और स्पीड येलो लाइन लॉन्च, सो एक और नई लॉन्च कर रहे हैं येलो लाइन। तो फेयर और जो ये दूसरे चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मे बी प्रोबेबली इट विल हेल्प द पीपल ऑफ बेंगलुरु। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी ऑफ फाइनेंस के कुछ क्वेश्चंस। बैंक नेशनलाइजेशन डे, सो 19 जुलाई मार्क एज ए एनिवर्सरी ऑफ RBI नेशनलाइज इन 1949। सो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नेशनलाइज हुई थी 1949 में। और इम्पेरिकल बैंक बिकेम एसबीआई इन 1955 और 19 जुलाई। सो जो एम्पेरिकल बैंक है उसको चेंज कर दिया गया था, उसका नेम चेंज कर दिया गया था एसबीआई बैंक इन 1955 में। और अदर एरिया में इनकी जो बैंकिंग एक्सेसेस है वो इम्प्रूव हुई, लोगों के साथ कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई आफ्टर नेशनलाइजेशन। सो द नेशनलाइजेशन डे इन 19 जुलाई 1969। और आरबीआई गवर्नर जो है अभी वो है शक्तिकांत दास। और एसबीआई के जो चेयरपर्सन है वो दिनेश कुमार खारा है। और फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन। इम्पैक्ट रूरल एक्सेस ऑफ प्रायोरिटी क्रेडिट। सो इनका जो मेन रोल है वो क्या है कि वो रूरल एक्सेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और ये इनका प्रायोरिटी गोल है। सो जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, इसको एज ए डे भी ये सेलिब्रेट करते हैं 19 जुलाई 1969। 14 मेजर बैंक उस समय नेशनलाइजेशन हुए थे। द फॉलोइंग 14 मेजर प्राइवेट बैंक वर नेशनलाइज इन 19 जुलाई 1969। इनमें से है इलाहाबाद बैंक, नाउ इंडियन बैंक बोलते हैं इसको, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, दीना बैंक नाउ मर्ज इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक नाउ मर्ज इन द कैनरा बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, नाउ पंजाब नेशनल बैंक में इनको मर्ज कर दिया गया है। और सेकंड फेज का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1980 में हुआ था। उसमें 6 बैंक मर्ज हुए थे और नेशनलाइज हुए थे। और ये 15 अप्रैल 1980 में हुआ था, याद करना क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 6 बैंक वॉज नेशनलाइज्ड। आंध्रा बैंक नाउ मर्ज इन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेशन बैंक नाउ मर्ज इन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया नाउ मर्ज इन द पंजाब नेशनल बैंक 1993 में। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स नाउ मर्ज इन द पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध और विजया बैंक नाउ मर्ज इन द बैंक ऑफ बड़ौदा। मेजर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हैपन
इससे क्या हुआ कि रूरल कनेक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि तब तक गांव में बैंक नहीं था तो लोगों के पास एक्सेस नहीं था, सेविंग का कोई जरिया नहीं था। तो इसके बाद लोग सेविंग करना स्टार्ट किए और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करे उनके। सो ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ आज की है ये है कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक प्रोग्रेस। इनके बीच में निगोशिएशन चल रहे हैं, बातें चल रही हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। और क्योंकि एज ए यूके, ईयू, यूके और इंडिया दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी बायलैटरली काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट इक्वली मैक्सिमम टू मैक्सिमम करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर रिलाय हैं। सो दे विल निगोशिएट, दे विल टॉक ईच अदर, दे विल दे विल वर्क ईच अदर। बट अभी के बीच में जो इनका ये सेफ्टी रिलेटेड जो कंसर्न है, उनका कहना है कि जो क्रॉप और जो प्लांट ये यूज कर रहे हैं उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है एज वेल एज जो पेस्टिसाइड्स हैं मिथाइल ब्रोमाइड से लेके और एफ्लाटॉक्सिन को लेके इनके कुछ इश्यूज हैं, तो उस पे बातें चल रही हैं। और प्रोबेबली ये जल्दी ही सही हो जाएगा। और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आप देखना चाहते हो तो डिटेल आप इस रिलेटेड डिटेल जो टॉपिक मैंने कवर किया है वो कल के करंट अफेयर में किया था, सो आप उसको देख सकते हैं और डिटेल में। सो आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो क्या है कि यूक्रेन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यूक्रेन में पॉलिटिकल रिफॉर्म आ रहे हैं, प्रोबेबली वो आएंगे क्योंकि वहाँ की नई नई पीएम अभी अभी यूलिया जी बने हैं। और उन्होंने क्या किया कि रशिया को ऑफर किया पीस टॉक के लिए। अभी देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर वीडियोज। ये यूलिया जी हैं जो नई पीएम बनी है वहाँ के। सो इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन रेस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल न्यूज एंड अफेयर। सो क्योंकि वो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग कंट्रीज में से है रशिया एंड यूक्रेन, क्योंकि काफ़ी टाइम 3 साल से वहाँ पे वॉर चल रहा है। सो दिस क्वेश्चन कैन मे बी आस्क यू, हु वाज द रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए पीएम इन यूक्रेन। सो ये जी हैं। और G20 फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है साउथ अफ्रीका में, जो कि वर्क करते हैं ग्लोबल कोऑपरेशंस में, सस्टेनेबल ग्रोथ में, इकोनॉमी में, रेजिलिएंट एंड पोस्ट पेंडेमिक। सो इनका वर्क यही रहे, सस्टेनेबल ग्रोथ ग्रोथ कैसे करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ साथ मिल के कैसे काम करें। और इसी बेस में साउथ अफ्रीका का क्या थीम है, सॉलिडेटरी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी। सो एकजुटता, समानता और टिकाऊपन, ये साउथ अफ्रीका ने अपना थीम रखा है G20 मीटिंग को लेके। और ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अप्रोक्स अप्रोक्स काफ़ी ज़्यादा जीडीपी को ये कंक्लूड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जीडीपी को ये, वर्ल्ड की जीडीपी को ये कवर करते हैं ओनली G20 कंट्रीज। वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो दीज आर द G20 कंट्रीज विद देयर कैपिटल्स, कैपिटल ऑल्सो मेंशन हियर, जीडीपी, पॉपुलेशन कितनी है, हाइलाइट्स किस एरिया में वो काम करते हैं। सो जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रसिया, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन। सो 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो G20 कंट्रीज हैं ये क्या होल्ड करती हैं, 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इंडिया ने कब करी थी, 2023 में करी थी। और इंडिया का थीम क्या था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इंडिया का थीम था। और आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो इन द एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मैं इस न्यूज को तो कल भी कवर किया था कि न्यू लाइकन स्पीसीज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। सो इंडियन साइंटिस्ट ने क्या क्या किया कि नई लाइकन की स्पीसीज, हैवाल की स्पीसीज पाई है, जिनका नेम है एलोग्राफा एफ्यूसोरिडिका। और ये इंडियन बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी डिफाइन करता है। और इस पर आप एक शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इन्वायरमेंट को लेके और साइंस को लेके क्वेश्चंस। और मानसून अपडेट, सो IMD रिपोर्ट नियर नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल बेनिफिटिंग महाराष्ट्र, गुजरात एंड MP, इनको बेनिफिट कर सकता है। सो मानसून रेनफॉल क्या हुआ कि फोरकास्ट 105% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, मतलब कि लॉन्ग पीरियड एवरेज से 105% प्लस माइनस रेन बारिश हो सकती है। और the season rainfall, expected rainfall is 5% above the long term average. If the LPA is 100,000 mm, the forecast is up to the 1050 mm. सो इनका कहना यही है कि 5% जो है ऊपर और नीचे रेनफॉल हो सकती हैं। और ये क्या बेनिफिट करेगा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश को बेनिफिट करेगा इन द खरीफ क्रॉप की फसल्स पे, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड, कॉटन, इन पर ये हेल्प करेगा। इंश्योरिंग टाइमली सोइंग खरीफ क्रॉप
राइस, कॉटन, सोयाबीन, पल्स एंड अदर। ये है मानसून पीरियड जून टू सितंबर आता है यहाँ पे। और इम्पैक्ट ऑफ गुड मानसून इंक्रीज क्रॉप यील्ड, स्टेबल फूड प्राइस, हायर रूरल इनकम, मानसून रिलेटेड रिस्क, लोकल डेफिसिट कैन ड्रॉट, मतलब लॉस हो सकता है क्रॉप को बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो जाए तो, और प्राइस राइज। और क्रॉप अगर लॉस हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, तबाही हो गई है, तो फिर उसके कारण प्राइस भी बढ़ेंगे उसके। अगर मानसून ना आए तो सूखा पड़ जाएगा। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू मानसून। आप ये एक प्रोबेबली इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन सकता है। इस पे एक शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत पड़ सकती है, बट नोट के लिए जो कंटेंट है ये इनफ रहेगा, शॉर्ट कंटेंट। और आईएमडी के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो अर्जुन मुंडा जी हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट शोभा जी हैं, और सेक्रेटरी मनोज आहूजा, और इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो मृत्युंजय मोहपोत्रा जी हैं। और आज कुछ न्यूज रेलवे से रिलेटेड भी आई हैं, क्योंकि 1 जुलाई से जो एसी और नॉन एसी के जो फेयर है वो इंक्रीज होने जा रहे हैं। 0.01 रुपीज पर किलोमीटर फॉर नॉन एसी, 0.02 रुपीज फॉर एसी। सो नो चेंज इन द सब अर्बन ट्रेन मंथली पासेस, मतलब जो लोकल सिटीज ट्रेन रहती हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट जो लॉन्ग जर्नी की जो ट्रेन है उन पे पड़ेगा। जो नॉन एसी है वो 0.01 रुपीज पर किलोमीटर का उन पे फेयर इंक्रीज होगा, और एसी के लिए 0.02 रुपीज पर किलोमीटर का फेयर इंक्रीज होगा। सो अभी जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है? अश्वनी वैष्णव, ऑल्सो मिनिस्टर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। सो इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेटेड एवरी 20 जुलाई। सो 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है इन द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशंस इन 2024। 2024 के चेस फेडरेशन के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो कुछ इम्पैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल हम अब डिस्कस करते हैं। डेट 20 जुलाई एनुअली फंडेड बाय द फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, और ईयर ऑफ फर्स्ट सेलिब्रेशन 1966, और रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन। इंडिया चेस लेजेंड कौन है? विश्वनाथन आनंद। और कुछ 2025 के इंडिया हाईलाइट मींस इनका नेम भी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में मेंशन है। उनमें से पहली हैं हम्पी कोनेरू, ये वुमेन, और टॉप फिफ्थ में इनका रैंक है। और वुमेन वर्ल्ड रैपिड चैंपियन कंसिस्टेंट इलाइट। और सेकंड जो है वो है आर प्रज्ञानंद, ये ओपन फाइट में है और टॉप 15 में है। यंगेस्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट 2023 ग्लोबल ब्रेक थ्रू। और उसी के साथ में गुकेश जी है जो है वो अभी रिसेंटली जीते हैं, और ये जो लिस्ट आई है ये पुरानी लिस्ट है। सो उनका भी नेम अब लिस्ट होगा, क्योंकि अभी। और आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडिया परफॉर्मेंस एंड बुदापेस्ट रेसलिंग टूर्नामेंट 2025। सो बुदापेस्ट में ये गए थे पालिक इम्रे वर्गा जेनेस में, बुदापेस्ट हंगरी में गए थे। और वहाँ पे इनको इन द एरा ऑफ अंतिम पंगल को 53 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है, और हर्षिता जी को 72 केजी में गोल्ड मेडल मिला है, और नेहा संगवान को 57 केजी में सिल्वर मेडल मिला है। नीलम को 50 केजी में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सुजीत कलकाल को 65 केजी में गोल्ड मेडल मिला है, और राहुल को 57 केजी मेंस में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सो आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन को लेकर है। ये न्यूज मैंने कल भी कवर करी है, बट आज भी ये न्यूज मेंशन है। सो इंडियन आर्मी इन अंडरगोइंग कंटिन्यूअस मॉडर्नाइजेशन टू इनहांस इट ऑपरेशन कैपेबिलिटीज, टेक्निकल एज एंड रेडीनेस टू मल्टी डोमेन वारफेयर। सो मल्टी डोमेन वारफेयर के लिए, अपनी ऑपरेशंस के लिए, टेक्निकल एज को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन आर्मी रेगुलरली अपने को मॉडर्नाइज कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी के टाइम में वारफेयर के टाइम पे ये मॉडर्नाइजेशन करना काफ़ी जरूरी है। अपने वेपन्स को अपनी वेपनरीज को टेस्ट करना काफ़ी जरूरी है। सो दिस इंक्लूड इक्विपिंग द फोर्स विद स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी। जितने भी फोर्स हैं उनको स्टेट ऑफ आर्ट बहुत एडवांस वेपनरीज दिए जाएंगे, और एडवांस सर्विलेंस सिस्टम काफ़ी अच्छा हो, मॉडर्न सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले। सो क्या कहना, आकाश प्राइम मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सैम। सो अपग्रेड आकाश प्राइम एयर डिफेंस मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड इन हाई एल्टीट्यूड लद्दाख में इसकी टेस्टिंग। सो इसका जो अप्रोक्सीमेटली रेंज कितना रहता है 25 टू 30 किलोमीटर, और डिजाइन टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी क्राफ्ट। सो ये क्या, इसका रोल क्या रहता है? ये इंटरसेप्ट करता है और
डिस्ट्रॉय करता है एनिमी के एयरक्राफ्ट को, ड्रोन्स को और लो रेंज मिसाइल इन द एयर को। सो ये जो आकाश प्राइम मिसाइल इन्होंने टेस्ट करी है, इसका सक्सेसफुल परीक्षण रहा है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हुआ अभी बीच में, तो इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम तो थे काफ़ी अच्छा वर्क किए उस बीच में। सो इसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, जिससे काफ़ी अच्छा वेपनरीज इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स को मिले, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरीज मिले और एडवांस सर्विलेंस सिस्टम है मॉनिटर कर सके अपने बॉर्डर को बहुत अच्छे से। और इसी से रिलेटेड कुछ जो नेक्स्ट न्यूज है, TV2 and Agni-1 missiles demonstrated India advance in strategic striking capability and continuous commitment credible deterrence. So उसी में अभी बीच में ही पृथ्वी और अग्नि का भी परीक्षण हुआ है। और सो इसको इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब ब्लास्टिंग मिसाइल का होने का इम्पोर्टेंस क्या है? कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग वारहेड में कन्वेंशनल और न्यूक्लियर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ये न्यूक्लियर वेपन्स और कन्वेंशनल वेपन को बहुत दूर तक, जैसे कि पृथ्वी 350 किलोमीटर तक और अग्नि 700 to 900 किलोमीटर तक लॉन्ग डिस्टेंस तक टारगेट कर सकती हैं। काफ़ी स्पेसिफिक और उनका साइट स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं। सो इसका गाइडेड सिस्टम है इनर्शियल नेविगेशन, इसमें एक इनर्शियल काफ़ी अच्छा नेविगेशन सिस्टम है। एडवांस गाइडेड डिजाइन फॉर प्रिसाइज टारगेटिंग, सो नेविगेशन सिस्टम के कारण ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और एडवांस गाइडेड है तो काफ़ी प्रिसाइज टारगेटिंग करेगा, प्रिसाइज टारगेटिंग करके। सो ये टेक्नोलॉजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के रेस्पेक्टिव में, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और और ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में अभी कौन कौन से परीक्षण हुए हैं। इसमें एक शॉर्ट नोट बन सकता है, आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट को भी, और इसको भी नोट कर सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल में पृथ्वी क्या रेंज है, अग्नि क्या रेंज है और आकाश की क्या रेंज है, क्या रोल इनका रहता है, कैसे वर्क करते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज ही के दिन हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट भी देखेंगे, क्योंकि मेरा सोचना ऐसा है कि हम डेली कुछ ना कुछ इंटरनेशनल वर्ल्ड मैप से भी कुछ सीखें, कौन कौन से कॉन्टिनेंट है। एवरीडे आई विल टेक सम न्यू एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड मैप। आज जो लेके आया मैं कॉन्टिनेंट लेके आया हूँ, कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, कौन से सबसे बड़ा साइज के बेस में कौन पहले है कौन दूसरा है, ये हम इम्पोर्टेंट करेंगे। सो टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं अभी तक, जिसमें से एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट पहला, दूसरा, तीसरा, नॉर्थ अमेरिकन, सदर्न अमेरिकन, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ कुछ कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट। और इनका साइज की बात करें अगर साइज की बात करें तो जो सबसे पहले नंबर पे है वो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका सेकंड नंबर पे, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अटलांटिका, फिर यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। ये हैं। इफ यू फाइंड हेल्पफुल this video, and so like and subscribe to the Scholar Plus for daily update. Thank you so much.